नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान के एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम वस्त्र कला में एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स क्या हैं। वस्त्र की डिज़ाइन का निर्माण चयन करते वक्त हमें एक्चुअली जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं उनका तो ध्यान रखना ही होता है, जैसे लाइन, आकृति, नमूने, रंग, संयोजन आदि। परंतु साथ में हमें जो कला के सिद्धांत हैं उनका भी उपयोग करना आवश्यक है। डिज़ाइन व्यवस्था से ही व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। वस्त्र व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रतिबिंब करता है, अतः ऐसे वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए जो आकर्षक और मोहक होते हैं, साथ ही व्यावहारिक रूप से कलात्मक हो। वस्त्रों में डिज़ाइन का चयन भावनाओं के आधार पर अधिक किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से किसी कलाकृति की गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए हमें यदि सोचना पड़े तो हम उसमें कला के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और उन्हीं के आधार पर हम एक्चुअली वस्त्र की जो गुणात्मक कलात्मकता है उसको हम जांच सकते हैं। तो आइए कला के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है अनुरूपता, सेकंड संतुलन, तीसरा प्रपोर्शन, चौथा दबाव और पांचवा रिदम। तो ये 5 सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हम एक्चुअली टेक्सटाइल की डिज़ाइन के अंदर सुंदर आकर्षक डिज़ाइंस तैयार करते हैं। आइए अब हम एक एक सिद्धांत को डिटेल में अध्ययन करते हैं। अनुपात, इसे संबंधों का नियम कहा जाता है क्योंकि यह कला में तत्वों, आकार, रंग, आकृति, बनावट, प्रकाश, नमूनों से संबंधित है। अनुपात का आशय होता है माप और क्षेत्रों एक दूसरे से तथा संपूर्ण से संबंध। वस्त्र की लंबाई चौड़ाई में अनुपात होना चाहिए। साथ ही अनुपात को समझने के लिए हमें कला के कुछ तत्वों का समझना आवश्यक होगा, जिसमें अनुपात में रेखाएं वस्त्र या परिधान में विविधता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे ऊर्ध्वाकार रेखाएं या खड़ी रेखाएं, जिन्हें हम लंबवत रेखाएं कहते हैं, जहां पर दृष्टि ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होती है। दूसरा क्षैतिज या आड़ी रेखाएं, ये रेखाएं चौड़ाईबद्ध होती है। इन पर दृष्टि दाहिनी ओर से बाईं तथा बाईं ओर से दाहिनी ओर की गतिमान होती है। तिरछी रेखाएं, ये ढलुआ या तिरछी रेखाएं चौड़ाई को कुछ कम करती है तथा लंबाई को थोड़ा बढ़ाती है, ऐसा प्रतीत होता है। वैसे इनके ढालूपन या झुकाव को घटा बढ़ाकर हम इनकी लंबाई और चौड़ाई को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। वक्र रेखाएं, ये वक्राकार या घुमावदार रेखाएं होती है। इनका प्रयोग वस्त्र में गोलाई का आभास करा सकने के वाले भागों जैसे कॉलर या ग्रीवा या पीछे का जो बैक योक होता है उसके अंदर किया जाता है। अनुपात के अंदर सेकंड हमारा पॉइंट होता है कि डिस्टेंस या अनुपात में दूरी। आकर्षक और मनोहारी वस्त्र निर्माण करने के लिए अनुपात में दूरी पर भी ध्यान देना चाहिए कि सजावट हेतु उपयोग में लिया गया मोटिफ या नमूने को कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे वस्त्र भद्दे और अनाकर्षक न लगे। अनुपात में माप, मेजरमेंट्स, कोई भी सज्जा हम तभी सुंदर और आकर्षक लगती है जब उसके माप में भी अनुपात हो। माप से आशय है वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यदि इन तीनों का उचित माप नहीं होगा तो वस्तु दिखने में भद्दी और अनाकर्षक लगती है। तो हम देखते हैं कि हार्मनी के अंतर्गत एक्चुअली हम वस्तु या जो डिज़ाइन बनती है
उसमें रेखाओं का, उसकी दूरी का और उसके माप का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि वस्त्र सज्जा में सभी भागों को शैली, आकार, रंग, बनावट आदि का एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। अनुरूपता लाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की रेखाओं और आकारों का सहारा लेना चाहिए। टेक्सचर में भी विरोधाभास लाने के लिए खुरदरे व मोटी बनावट के साथ हमें नरम, सूक्ष्म एवं कोमल वस्त्रों का उपयोग करने से विषमता आ जाती है। तो टेक्सचर या बनावट के अंदर भी हम देखें तो हमें एक प्रकार के कपड़े रखने से, या एक कपड़ा मोटा, एक कपड़ा यदि हमने पतला यूज़ कर लिया, तब हम देखेंगे कि उस कपड़े की ड्यूरेबिलिटी जो है वह कम हो जाती है, साथ ही उसकी स्ट्रेंथ में भी फर्क आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि परिधान में सामान्यता, एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी का भाव लाना ही एक्चुअली हमारी ये अनुरूपता या हार्मनी कहलाती है। और हार्मनी, एक रूपता लाने के लिए हमें परिधान के सभी आयाम एक समान रखने होते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हमने 3 इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स देखे। एक, हम विभिन्न आकारों का उपयोग करते हैं। दूसरा, डिज़ाइंस के बीच में डिस्टेंस देखते हैं। और तीसरा, हम मेजरमेंट्स को नापते हैं कि उसकी लेंथ बहुत लंबा और बहुत छोटा, बहुत चौड़ाई के अंदर कम लेंगे तो वह हमें दिखने में अनाकर्षक लगेगा। इसलिए एक्चुअली हार्मनी का सिद्धांत अर्थात एक रूपता का सिद्धांत हमारे वस्त्र की डिजाइनिंग के लिए अति आवश्यक होता है। सेकंड सिद्धांत आता है आपका संतुलन। वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक, मोहक और आनंद बनाने के लिए वस्तुओं के रंग, आकार, रचना, बनावट आदि में संतुलन का होना आवश्यक है। संतुलन का सिद्धांत डिजाइन तथा सज्जा में संतुलित भाव को जागृत करता है। किसी भी कलाकृति या वस्त्र का प्रत्येक भाग व्यवस्थित एवं समान भार होने पर वस्तु सुंदर, आकर्षक और संतुलित दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यदि कुर्ते की लंबाई बहुत अधिक या बहुत कम कर दी जाए तो वेशभूषा संतुलित नहीं दिखाई देती है। यूजुअली हम देखते हैं कि गोल्डस्टीन के अनुसार संतुलन ऐसा आरामदायक एवं विश्रामपूर्ण प्रभाव है जो रंगों और आकार को केंद्र की चारों ओर से इस प्रकार समूहीकृत करके प्राप्त किया जाता है जिससे केंद्र के चारों ओर प्रत्येक एक समान आकर्षक स्थिति बनी रहती है। क्रेग व रश के अनुसार संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शांति व संतोष का भाव देता है। संतुलन स्थिरता तथा बल का समान वितरण है जो विश्राम और शांति देता है। यह रंगों एवं आकृतियों के ऐसे संयोजन से प्राप्त किया जाता है जिसमें मध्य बिंदु के दोनों ओर समान आकर्षण होते हैं। संयोजन प्राप्त करने के लिए मध्य बिंदु में समान के दोनों ओर एक्चुअली समान आकर्षण होना आवश्यक होता है। डिजाइनर अपने कलात्मक वस्त्र निर्माण में रंग, रूप, आकार, बनावट, रेखा सभी में संतुलन रखता है, तभी उसके द्वारा निर्मित वस्त्र लोगों के मन को मोहते हैं और आकर्षित करते हैं। संतुलन यूजुअली 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका औपचारिक संतुलन, जिसे हम समसंतुलन या व्यवस्थित संतुलन भी कह सकते हैं। यह वह संतुलन है जिसमें किसी भी वस्तु को केंद्र मानकर या काल्पनिक मध्य रेखा मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर समान माप, बनावट, भार, आकार
प्रकार, रंग, रूप एवं आकृति की वस्तुएं या नमूने सजाकर रखे जाते हैं। अतः केंद्र का दोनों ओर एक सा आकर्षण रहता है। औपचारिक संतुलन को हम फॉर्मल संतुलन भी कहते हैं, जिसमें सज्जा के सभी भाग एक समान दिखाई या बराबर होते हैं। यह संतुलन अत्यंत प्रभावी, वास्तविकता लिए हुए एवं आकर्षक होता है। औपचारिक संतुलन में विश्रांति, आराम, शुद्धता, पवित्रता एवं स्थिरता का भाव जागृत होता है। औपचारिक संतुलन दो प्रकार का होता है। द्विसुडोल संतुलन, अर्थात इसमें यह औपचारिक संतुलन जिसमें केंद्र और सज्जा एक सी होती है, उसे हम द्विसुडोल संतुलन कहते हैं। किसी एक नमूने को केंद्र मानकर उसके दोनों ओर समान भार, माप, आकृति एवं रंग रूप की वस्तुएं एक जैसी सजाई जाती है। दूसरा होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट संतुलन। यह एक औपचारिक संतुलन है जिसमें केंद्र के दोनों ओर समान वस्तुएं नहीं की जाती, फिर भी दर्शकों का ध्यान आकर्षक करती है। सेकंड इसके अंतर्गत आता है आपके औपचारिक संतुलन। यह अमितीय या अव्यवस्थित संतुलन कहते हैं। अनौपचारिक संतुलन प्राप्त करने के लिए केंद्र के पास भारी और बड़े नमूने रखकर उसके आसपास छोटे और हल्के नमूने इस प्रकार सजाकर रखे जाते हैं जिससे उसमें सुंदरता, समरसता, जीवंतता एवं आकर्षण उत्पन्न होता है। इसमें केंद्र से विभिन्न दूरी पर इधर उधर नमूने रखकर सुंदरता और आकर्षण लाने का प्रयास किया जाता है। अनौपचारिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए सज्जाकर्ता किसी नियमों अथवा दिशा निर्देशों से बंधा हुआ नहीं होता है। वह स्वयं की बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अनुभव एवं प्रयास से इस प्रकार की सज्जा कर वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाता है। औपचारिक संतुलन में बुद्धि एवं भावना की प्रधानता होती है तथा इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी आंखें इस प्रकार के संतुलन को पहचानने में कितनी सक्षम और अभ्यस्त है। तीसरा आता है रेडियल या विकर्णीय संतुलन। विकर्णीय संतुलन वृत्तीय होता है। यह सूरज की किरणों के भांति समान रूप से व्यवस्थित होने वाला होता है। इस प्रकार का संतुलन मध्य से संतुलित दूरी पर संतुलित तत्वों के संयोजन से उत्पन्न होता है। जैसे गोल चक्र के चारों ओर फूल पत्तियों का बनाना, तो सेम साइज की फूल पत्तियां हमें बनानी होगी। इस संतुलन से युक्त सज्जा अत्यंत मनोहारी, आकर्षक, अद्भुत छटा बिखेरने वाली होती है। इस प्रकार के संतुलन में केंद्र में वृत्त बनाकर उसके चारों तरफ गोल आकार में नमूनों को व्यवस्थित करके वस्त्र की सज्जा की जाती है। एक्चुअली इनफॉर्मल जब हम यूज़ करते हैं तो वह हमें इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है कई बार जितनी कि फॉर्मल लगती है। पर कई बार हम डिज़ाइंस में जब ऑल ओवर वर्क्स होते हैं तब हम रेडियल डिज़ाइंस भी यूज़ करते हैं। तो आज हमने दो सिद्धांतों का अध्ययन किया, दैट इज़ हार्मनी और संतुलन। अगली कक्षा में हम 3 शेष सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।